वो चित्र है। चित्र अगर बन गया इसका, क्योंकि चित्र इसमें दिया नहीं है, इस प्रश्न में चित्र नहीं दिया हुआ है। अगर दिया है तो वो आपके लिए और सरल हो जाता है। इसमें नहीं दिया है तो पहले आपको जो फिगर है उसको समझना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है, ये समझ, ठीक है। तो चलते हैं इसको, चित्र को आराम से पहले चित्र सीखते हैं कि चित्र कैसे बनता है। तो एक एक, अगर जब भी कोई चित्र बनाते हो तो एक एक स्टेप उठा के चलो आप, ठीक है। जैसे मैंने वो वाला चित्र बनाया है, सेम यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया मैंने, ठीक है। ये है एक वृत्त बनाया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। 8 सेंटीमीटर लंबी की एक जीवा है, इस पर मैंने 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा निकाल देनी। ये है जीवा पी और क्यू, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। पी और क्यू पर इस पर रेखा है परस्पर टी बिंदु पर, मतलब यहां से इस पर रेखा, यहां से इस पर रेखा जो है वो टी बिंदु पर प्रचित करती है। यहाँ पर टी है, ये से इस पर रेखा ये है, ठीक है। टीपी, अब मुझे इस टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, मुझे इस टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है कि ये लंबाई कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको मिला दूंगा। ये लाइन मैंने मिला दी है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये लाइन मैंने डॉट डॉट से मिलाई है। तो जब भी ये डॉट से इसलिए मिलाते हैं कि ये हमने अपनी ओर से, हमें इस टीपी की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस टीपी की लंबाई को ज्ञात करने के लिए मुझे टी और ओ को मिलाना पड़ा, इसलिए मैंने इसको डॉट से इसको लिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है इसको सिद्ध करने के लिए, इसलिए डॉट डॉट का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले है दिए गए वृत्त की त्रिज्या ओपी, बताओ मेरा बच्चा कितना है ओपी, ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया सवाल। जीवा कितनी है मेरे बच्चा, जीवा है पीक्यू, पीक्यू है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और माना टी आर, माना मैंने सबसे पहले मैं जरा इसको लेता हूँ, टी आर मैंने माना एक्स 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 सेंटीमीटर मैंने इसको मान दिया, माना, ठीक है, ठीक है। इसको एक्स माना, ये 5 है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा, हम चूंकि त्रिज्या जीवा को संधिविभाजित करती है, आपको आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या जो होती है आपकी जीवा को क्या करती है, संधि भाजित करती है। ये 9th का जो एक थ्योरम है उसमें है ना, 9th में पढ़ा हुआ आपने इसको, ठीक है। ये भी तो रेडियस ही है ना भाई, ये भी तो है, ये इसको संधि भाजित करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ जो ये आर है यहाँ पर, पी आर की लंबाई कितनी हो जाएगी, मैं जरा बताओ। इसलिए ओ आर बराबर जो ओ आर है वो है पी क्यू पर क्या होगा, लंब होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक थ्योरम है, कहा 9th क्लास में पढ़ी होगी, जब आपने वृत्त का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर है ये, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि पी आर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आर क्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर लंब होता है। इतना आया समझ में, इतना समझ में आया बच्चा, हेलो, ठीक है। यस सर। अब ओआरपी की बात करते हैं, ओआरपी समकोण। अब इसमें देखो, ये जो ओआरपी जो है ये समकोण है, क्योंकि इस पर लंब होता है। अच्छा मुझे बताओ, जब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ओआर कितना होगा। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, सीधी सी बात है भाई। इस त्रिभुज को हम बनाते हैं, इस त्रिभुज में बच्चा ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा आपका पीओ का स्क्वायर हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर प्लस आर आर ओ का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 5 कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 25, 4 को 16 हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। तो ये तो सबको पता है कितना आएगा, 16 इधर आएगा, तो आपका 16 में से कितना हो जाएगा 9, और ओ आर स्क्वायर बराबर 9, तो ओ आर का इसको कितना होगा बच्चा, 3 √9 बराबर सेंटीमीटर। ओ आर हमने निकाल दिया, ओ आर हमने कितना निकाल दिया, 3 सेंटीमीटर निकाल दिया हमने ओ आर, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है, हो गया। अब यहां से क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो चैप्टर नंबर 6 समरूपता की कसौटी से हम इसको कर सकते हैं, और एक हम पाइथागोरस जो हम कर रहे हैं, एक उस मेथड से करते हैं। यहां से इनको मैं दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां से दो प्रकार से सॉल्व होगा, दोनों प्रकार से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक, चलो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, पीआरटी, और जो हमारे पास जो है आपका पी आर ओ टी और ओ टी पी समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोनों पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। माना ये है, ये आपका है। अब ये
अच्छा ठीक है, यहाँ पर ठीक, टीपी का स्क्वायर कितना होगा भाई, जरा मुझे बताओ। टीपी का स्क्वायर हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना। हेलो, टीपी का स्क्वायर जो हो जाएगा टी आर का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। हेलो, नो सर। हाँ ठीक है, ये क्योंकि Yes, sir. क्योंकि ये आपका 90 है ना, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो भाई कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और टीओ का स्क्वायर क्या होगा बताओ, टीओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा। ये TP का स्क्वायर क्योंकि प्लस ये इसमें लंब होता है ना, लंब 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टीपी का स्क्वायर हो जाएगा, टीपी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ओपी का ओपी का स्क्वायर, स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये दो समीकरण हमको मिल गए हैं। एक एक हमने इसकी बात की और एक हमने इसकी बात कर ली हमने। तो यहां से समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, जो टी ओ का स्क्वायर बराबर टीपी का स्क्वायर प्लस पी, लेकिन टीपी का स्क्वायर कितना है ये, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बट टीपी के स्क्वायर की जगह में हमने समीकरण नंबर 2 से ये दोनों पार्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है क्या, नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब मुझे बता, अब यहां से हम समीकरण को रख देंगे। अच्छा टीओ का स्क्वायर कितना है, टीओ का टीओ, इसको मैंने एक्स माना था। हेलो, ये आपको 3 हो गया, तो ये एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। टी आर स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है। पी आर कितना है बच्चा, हेलो, पी आर 4 सेंटीमीटर है 4 और ओपी 5 सेंटीमीटर है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे और हम एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। एक तरीका तो यहां से ये है, आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कैसे आएगा देखो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फटाफट करो जरा इसको, ए प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2 इंटू एक्स इंटू 3, यही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को Yes, sir. 16 प्लस 25 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x ये हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये 40, और इस 9 को जो हम यहाँ ले लेंगे तो हमारे पास 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 6x बराबर 41 में से 9 को घटाएंगे 32 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 32/6, 32/6। तो 16/3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 16/3 16/3। जाएगा, ठीक है। इस x की बात कर रहा बच्चा, वो किसकी बात कर रहा है, ये टी आर की बात कर रहा हूं। अभी हमें टीपी निकालना है ना, अभी हमें क्या निकालना है, टीपी निकालना है। समीकरण नंबर 1 से हमको पता है टीपी का स्क्वायर जो हो जाएगा टीआर का स्क्वायर, टीआर कितना है, 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस पीआर कितना बचा, 4 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपको टीपी का मान मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पर टीपी का मान मिल जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे आराम से, यहाँ 400 रूट, और ये हो जाएगा 4 को 20 को हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो यहां से टीपी का मान कितना आ जाएगा बच्चा, 20 आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन बार बार करेंगे तो ये आराम से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस हो गया। अब दूसरा मेथड 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, मैंने अभी ये कहा था कि यहां तक तो हमने निकालना है। यहां से हम इसको दूसरे मेथड से, एक मेथड से तो हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर, अब यहां से हम इसको कर सकते हैं किसके अनुसार, चैप्टर नंबर 6 में जो हमने समरूपता की कसौटियां पढ़ी थी उसके अनुसार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमें पता है, देखो कोण टीपीआर प्लस पी आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये और टीपीआर और पीटीआर बराबर 90, ये भी हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 2, समीकरण नंबर 1 क्या था बचाओ, इन दोनों को हम क्या कर देंगे,
देखो ये 90 90 क्या है, बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। ये एंगल इन दोनों कोणों का एंगल का जोड़ जो होगा इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ टीपीआर। कौन सा है? टीपीआर, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल प्लस पी आर क्यू बराबर ये है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब देखो टीपीआर से टीपीआर हमारा कैंसिल हो गया, तो आर आर आरपीओ कौन सा, जरा बताना। आरपीओ ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। और पीटीआर कौन सा एंगल है, जरा बताओ। पीटी आर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों एंगल बराबर है, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, अब यहां पर हम टी आर पी और एक 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 हम टी आर पी, कौन सा? टी आर पी ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, और एक हम पी आर क्यू ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? पी आर ओ ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, जो ट्रायंगल हमने वहां पर भी लिया था। ठीक है, तो जरा जरा बताओ, जरा बताओ इसमें कोई है क्या? एक तो इसमें पी आर क्या है, कॉमन है। ठीक, एक इसमें क्या है, ये 90 डिग्री का, कौन सा है? टी आर पी ये वाला, और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के। पी आर ओ कौन सा है, मुझे बताओ। पी आर, सॉरी, ये वाला, दोनों 90 है। और एक भुजा इसमें क्या है? पी आर पी आर पी आर वाली भुजा कौन सी है? समान है। और अभी हमने ये एंगल भी सेम किया था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जो टी आर पी और पी आर ओ क्या है, ये समरूप है। किसके अनुसार? एंगल एंगल के अनुसार ये क्या है? समरूप है। अच्छा मुझे बताओ, जब टी आर पी पी आर क्यू के समरूप होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बताओ जरा, बताइए कौन सा लगता है इसमें? हेलो, जब टी आर पी समरूप होता है ट्रायंगल ऑफ पी आर क्यू के, तो कौन सी कसौटी आएगी आपकी, बताओ। पता है आपको? है ना? हम जानते हैं कि यदि दो दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अर्थात अर्थात क्या होगा? अर्थात क्या होगा? देखो, टी आर बराबर टी आर अपॉन पी आर, आर पी अपॉन आर ओ, और टी पी अपॉन पी ओ होगा ये। ठीक है, यहां से हमें क्या क्या चीज चाहिए? यहां से हमें ये वाला चाहिए, आरपी। अब इनकी जरा वैल्यू, आरपी कितना है, जरा जरा बताओ, आरपी कितना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? 4 यस सर 4 है। 4 हाँ, तो आरपी 4। आर ओ कितना है? 4 आर ओ 3 कितना है? आर ओ 3 है, बराबर। टीपी कितना है मेरा बच्चा? टीपी नहीं थे टीपी टीपी तो निकालना है आपको, टीपी तो निकालना है आपको। पीओ 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 कितना है? 5 5। 5 को 20, 20/3 आ गया बस, है ना? 5 को 20 और 20/3, ये आंसर आ गया, बस। होती क्या, ये दोनों दोनों मेथडों से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ली है। तो ये दोनों दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 ये और है, इसमें 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंभे से के आधार से परे 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई क्या होगी? फिर वही सेम कहानी इसकी फिगर पे है। ठीक है, माना ये एक लड़का है, और ये यहां से इधर की ओर आ रहा है। कितने 1.2 सेंटीमीटर की चाल से चल रहा है, और 150 सेंटीमीटर है इसकी जो लंबाई है, वो मतलब हाइट जो इसकी वो है, वो लंबा है 150 सेंटीमीटर का है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो मतलब ये जो बल्ब की जो हाइट है यहाँ पर कितना है? 4.5 कितना है? मीटर है। ठीक है, तो आप, अच्छा सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर मीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है, ये आपने क्या करना है? मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, कितना आएगा? हेलो, क्या करेंगे आप? हेलो, बोलो बच्चा। हेलो, मेरी यस आवाज सर। नहीं आ रही बच्चा? सर हेलो, अपॉन 100 कर देंगे सर। आप 100 कर देंगे, बस सिंपल से है ना? मान लीजिए ए बी बल्ब लगे खंबे को तथा सीढ़ी तल लड़के द्वारा खंबे के आधार से परे 4 सेंटीमीटर
4 सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति को दिखाता है। परे मतलब यहां से जा रहा हो इधर की ओर, इस खंबे से वो ई पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये वो कह रहा है। तो ठीक है, अब हमें पता है, आकृति में हम देख सकते हैं कि जो डीई जो है लड़के की छाया की क्या है? लंबाई है ना? चलो, अब सबसे पहले माना डीई को मान लेते हैं, माना माना डीई को लो हम एक्स मीटर मान लेते हैं और यही हमें निकालनी है, छाया की लंबाई निकालनी है। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे कि भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है? समरूप है। और जब ये समरूप प्रूफ हो जाएगा, वैसे दिख रहा है समरूप है ही वो, जब प्रूफ हो जाएगा तो आराम से हम उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम जरा इसको इसकी जरा दूरी निकाल देते हैं। हमको पता है कि भाई चाल बराबर क्या होता है? बटा दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बटा नहीं, समय बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर समय दिया हुआ है, हमें यहाँ 4 सेकंड के बाद दिया हुआ है ना, कि यहां से लेकर के यहां तक जब वो 4 सेकंड में जाएगा, ठीक है? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी आपकी बीडी है ना? बीडी अपॉन चाल। चाल कितना है बच्चा? हेलो? 1.2 meters. हाँ, दूरी जो है बीडी है, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा का समय हो जाएगा ना। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा गया समय, ठीक है? हाँ, तो बीडी हो जाएगा चाल, चाल कितना है? 1.2 हो जाएगा। समय कितना है? कितना सेकंड है? 4 सेकंड है। समय कितना है? 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड। ये हो जाएगा 4.8 मीटर हो जाएगा ये आपका। जो जो बीडी है, बीडी की जो लंबाई सॉरी दूरी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी मेरा बच्चा, वो हो जाएगी 4.8 मीटर हो जाएगी आपके पास, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब हमें थोड़ा-सा इसको देखना है एबीई, कौन-सा? एबीई वाला को देखना है और सीडीई को देखना है। इसको समरूप करना है। वैसे आराम से आप इसको समरूप कर सकते हैं। देखो, हो रहा समरूप, देखो। एक तो क्या है? एंगल ई बराबर एंगल ई, क्योंकि ये ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अच्छा, समकोण. इसने पहले एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल डी कर रखा है ना? एंगल बी बराबर एंगल डी, क्यों? कोई मुझे बताएगा? समकोण है, 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री है, क्योंकि बल्ब लगा खंबा, लड़के दोनों भूमि से उधर दोनों क्या खड़े हैं। और एंगल ई बराबर एंगल ई, क्यों? ये क्या अर्थात ए बी ई समरूप होगा सी डी ई के। अब जब ए मेरा बच्चा ए बी समरूप हुआ ए डी के, तो इसमें कसौटी क्या लगेगी? ए बी अपॉन, जरा बोलना, ए बी अपॉन सी डी बराबर बीई अपॉन डीई बराबर ए ई अपॉन, भाई देखो, ए बी अपॉन सी डी, बीई अपॉन डीई और ए ई अपॉन सीई, ये लगेगा। और इनमें से जो, इन तीनों में से जो जो हमें चाहिए वो हम निकालेंगे। हमें चाहिए बी अपॉन डी, और इसकी वैल्यू को, इसको पुट करेंगे तो बीई की लंबाई कितनी है? 4.8. बी से लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो ये प्लस ये एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये 4. सी डी 1.5 है। 1.5 क्यों होगा? 100 से आप इसको क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना? क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। बस 1.8 एक्स इंटू आप एक्स को 4 हो जाएगा, अर्थात 2.4 मीटर हो जाएगी। तो मेन कहानी फिर वहीं पर आती है, किस पे? एक तो ये है कि आप इसको समरूप करना है, एक, और एक इसके फिगर पे है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है ना? और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे इसमें? नो सर। ये प्रश्न समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? नहीं आया? यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप आधार से परे
1.2 ये बी से दूर, परे मतलब दूर दूर होना, बस ये इसको समझ लेना मेरा। आधार से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रहा है। कहां से? ये इधर था, वो इधर क्यों जा रहा है? उससे दूर हट रहा है। किससे? इस खंबे से दूर जा रहा है, से परे। ठीक है, बस तब आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ये हमने बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फिर भी अब देखो, इसमें भी चित्र नहीं है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बी ए सी है, तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। इस प्रकार से माना त्रिभुज एबीसी है, बीसी भुजा पर डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी, कौन सा एंगल एडी, ये वाला जो एंगल है उस इस एंगल की क्या है? बराबर है। जिस एंगल के बराबर है तो आपको सिद्ध करना है। दिया क्या है? दिया कुछ इसी को लिख लो आप कि त्रिभुज दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध आपको दिया है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और उत्पत्ति आपको क्या करनी है? सिंपल करना है। और ये देखना है कि यार इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने ये देखा है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो कोई बच्चा बताएगा कि इसको कैसे कैसे हम करेंगे प्रूव? नहीं आ रहा तो आप बच्चे बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, हमें ये समझ में आता है कि यार इसको उसका हम आपको, है ना, बता देंगे कि भाई इसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई बच्चा बताएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या होगा इसके बाद? बताएगा कोई? हेलो, चलो मैं ये बता देता हूँ। अब आप क्या करेंगे? ट्रायंगल ऑफ सी डी ए, ट्रायंगल ऑफ सी किसको किसको लेंगे? अब सी डी ए को, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। और ट्रायंगल ऑफ किसको लेंगे? सी ए बी को लेंगे। क्या किसको लेंगे? सी ए और बी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 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 क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें ए सी डी और ए सी बी दिया हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पर सी जो है, ए सी डी और ए सी बी जो है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये हमको उभयनिष्ठ दिया हुआ है। एक चीज और हमको दी हुई है भाई, है ना। क्या है दिया हुआ? एक हमको ये दिया हुआ है, एंगल ऑफ एडीसी और बीएसी, ये हमको दिया हुआ है। बस अब हमको दो चीजें मिल गई हैं, दो चीजें मिल गई हैं, तो ये हमारा सी डी ए सी ए बी का क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जब ये समरूप हो जाएगा, जब ये समरूप है तो सबको पता है कि क्या हो जाएगा। बच्चा जरा जरा मुझे बताना, सी डी अपॉन क्या होगा? सी सी डी अपॉन सी होगा, बराबर बराबर बताओ। डी ए अपॉन है डी ए अपॉन ए बी, डी ए अपॉन ए ए भी हो बी, जाएगा, ए भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तब सी ए अपॉन सी बी, सी अपॉन सी बी, सी बी। सी बी, बस। अब मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सी ए स्क्वायर सी बी सी डू। इन तीनों में से किसको किसको लेने पर सी ए स्क्वायर आएगा? जरा बताओ जरा। इन तीनों में किसको लेने पर सी ए स्क्वायर आएगा? सर बताओ। सी डी अपॉन सी ए और सी ए अपॉन सी बी। हाँ, इसीलिए मैंने तीनों लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने तीनों लिखे हुए हैं। तब यहां से आप छाटेंगे कि भाई किसको किसको लेने पर ये आ रहा है, तो हम इसको लेंगे। हम किसको लेंगे? हम इस वाले को और इसको लेंगे। तो सी बी इंटू सी डी बराबर सी ए इंटू सी ए हो जाएगा। तो सी ए का स्क्वायर मेरा बच्चा ये हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डी इंटू सी बी। बस हो गया, बन तो गया। और इसको हम इधर ले आएंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा आराम से। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको क्या लेना है। अच्छा, मेन कहानी कहां पर फिर से वही पर आती है। मेन कहानी ये है, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मुझे सी डी ए और सी ए बी लेना लेना है। और थोड़ा सा आप एक दो बार जब आप इस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके समझ में ये आ जाएगा कि आपको क्या लेके के ये सवाल आपको सॉल्व करना है। मेन कहानी यहीं पर है।
मेन कहानी इसकी यहाँ पर है बच्चा। अगर ये समझ में आएगा कि CDA और CAB को ही लेकर के ये सवाल प्रूव होगा तब जाकर के, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत बहुत सिंपल है, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। और कभी भी जब भी ये प्रूव हो जाएगा तो हमेशा इसको पूरा लिखना, हमेशा इसको क्या लिखना, पूरा लिखना। तब पता चलेगा आपको कि यार इसमें से मैं किसको लूंगा, क्योंकि तीनों का यूज तो नहीं करेंगे, कम से कम 2 का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आपका 26 आता है आपका। ठीक है, कोई तंबू एक बेलनाकार आकार का है जिस पर क्या है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास ये है तो 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। सॉल्व तो बाद में होगा पहले, लेकिन कहानी कहां पर है, इसको आप करेंगे कैसे, बात समझ में आ रही है, करेंगे क्या। अच्छा, पहले इसका चित्र बनाते हैं। एक तंबू है, माना एक तंबू है, एक बेलन का आकार का, माना ये बेलन है और इसके ऊपर एक शंकु शंकु इसको लगा दिया हमने। और वो कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार जो भाग की जो हाइट है, यह हाइट जो है वो आपकी 2.1 मीटर है और व्यास जो है वो 4 मीटर है। तो व्यास 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 2 मीटर हो जाएगा। 2 ठीक है, अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 2.8 मीटर है इसकी। ठीक, इस प्रकार से ये आपका है। अब इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास लगेगा, तो कोई बच्चा बताएगा कि इसको करना कैसे है। कैनवास की लंबाई कितनी हो जाएगा, बताओ बताओ। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत सिंपल है ये। अच्छा, इसमें जो कैनवास लगेगा ना, कैनवास कपड़ा, मतलब इसके चारों ओर कपड़ा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जो शंकु बेलन का का है, सी से बेलन बेलन का पकड़ फिर CA से हो जाएगा, और शंकु का सी से शंकु का से पकड़ फिर क्षेत्रफल, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ प्लस देंगे। शंकु का CA से जोड़ कितना होता है देंगे। मेरा बच्चा, पाई RL होता है, और इसका दिया है R, तो सब कुछ दिया है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर, 2 मीटर आपकी आ जाएगी। ठीक है, 2 कोई मीटर तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, बिल्कुल उसके ऊपर है, तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। अब बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी दी है मेरे 2 बच्चा, मीटर 8 मीटर, 2.8 2.8 मीटर आपको 2.8 दिया हुआ है। बस होती क्या। अच्छा, पूरे तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल, मेन कहानी यहां पर है। तो पूरे तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने अभी बताया, इस बेलन शंकु का का पृष्ठ सी क्षेत्रफल से और प्लस इस बेलन तंबू का का सी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का CS है और शंकु का CS है, तो बेलन का कितना होता है मेरा बच्चा, 2 पाई 2 आर एच पाई आर एच एच प्लस पाई RL। तो पाई से पाई कॉमन कर लो, पाई आर तो ब्रैकेट 2 पाई एच R प्लस कॉमन कर लो मेरा बच्चा, कितना आ जाएगा, 2H प्लस L हो जाएगा। सिंपल है। और 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल। अब बस अब क्या करना है, इसमें 22/7 गुणा गया R, R है 2, 2 इंटू H कितना है मेरा बच्चा, 2.1 है, प्लस L कितना है, 2.8 है। बस होती क्या। अब इसको सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व करके आपको 4.2 प्लस 2.8, 4 5 6 7 7 आएगा इसमें ना, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा गया 2 गुणा गया 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, तो 44 मीटर स्क्वायर हो गया इसका, कितना आएगा, 44 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अच्छा, यदि यहां पर L नहीं दिया रहेगा तो पहले आपको L निकालना पड़ेगा, उसके हाइट देगा होता वो, तब वो उसका हाइट देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा क्वेश्चन इसका, त्रिज्या
12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आर आपको दिया है, थीटा आपको दिया हुआ है। तो आर आपको दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर, और थीटा आपको दिया है 120 सेंटीमीटर। 120. तो कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि संगत जीवा द्वारा बने वृत्त का खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? संगत जीवा द्वारा, इस जीवा के द्वारा ये क्षेत्रफल जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, कितना होगा? क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है मेरे बच्चा? आर Theta स्क्वायर, त्रिज्या खंड का into pi. क्षेत्र आर स्क्वायर। थोड़ा याद नहीं है बच्चा आपको, है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 होता है 2 बच्चा। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आपने वो ये सॉरी त्रिज्या नहीं, वृत्तखंड का, संगत वृत्तखंड का है ना, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। क्या है ये? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। तो ये फॉर्मूला है आपका। और यहां से आपको देखो, आपको आर दिया है, आपको थीटा दिया है, बस आपको आर भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। आराम से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप निकाल देंगे आप आराम से। देखो आर Yes, sir. 3.14, पाई का मान इसमें 3.14 दिया हुआ है, रूट 3 का मान भी दिया हुआ है। ये 120 हो गया, ये होगा साइन 120। साइन 120 का मान साइन 60 के मान के बराबर होता है, और 60 का मान आप कितना होता है बताओ? रूट 3/2, है ना? तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और इसको दो दो दूनी 4 हो जाएगा। मतलब इसको आपने सॉल्व कर देना, इसको आपने सॉल्व करके आपको ये 4 हो जाएगा, और ये 4 ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, 3.14 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 3 अपॉन 4×3=12। अब 12 को 144 से आप कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12 वर्ग के 144, तो ये हो जाएगा 12 गुणा गया, जितना इसको घटाने पर आएगा। इसको घटाने पर कितना आएगा बताओ? इसको घटाने पर आएगा कितना? 7.37। कितना आएगा? 7.37 आएगा। अब बस, अब इसको आप 12 से कर दोगे तो 88.44 आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है इसका आंसर? 88 88.444. तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है यार, आप तो आराम से कर लोगे। मेन कहानी मैं फिर से बता रहा हूं, मेन कहानी कहां पर है? इस पे, इस सूत्र पे। इस सूत्र में ये सूत्र आपको याद है, तो आर आर आपको दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। बाकी आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। फॉर्मूला याद कीजिए, और जो वैल्यूज है वो आपको पुट करनी है। थीटा आपको दिया हुआ है, पाई आपको दिया है, आर आपको दिया है, और बस, और क्या है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब 27वां क्वेश्चन है। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना? और आंकड़ों का माध्य निकालना है। अच्छा, यहाँ पर ये माध्य दिया हुआ है, तो माध्य मैंने इस क्वेश्चन को पद विचलन विधि से, स्टेप डिवीजन जो मेथड है उससे किया हुआ है। एक आप जनरल मेथड से भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो माना उसके लिए हमें यहाँ पर ए लेना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा क्या ए माना मैंने यहाँ पर, आपकी समझ में अभी आएगा नहीं। तो ए वैसे मैंने यहाँ 50 लिया और एच यहाँ 10 लिया। 50 क्यों लिया? अभी जब हम इसके टेबल बनाएंगे तो वहां पर पता लगेगा कि क्या है। पद विचलन में क्या होता है, देखो ये तो वर्ग अंतराल हुआ, ये एफ आई हो गया आपका। ठीक है, एक तरीका तो क्या है बच्चा हेलो हेलो, Yes, sir. आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. हाँ, एक तरीका तो क्या है, इसका इसका मध्य बिंदु निकाल दो पहले। तो पहले इसका मध्य बिंदु निकाल। 15-25 का मध्य बिंदु कितना होता है? 15-25 का ये तो हो गया 20। ठीक है, अब 25 और 23 का ये हो जाएगा 30। अब 35 और 45 का कितना हो जाएगा? 40, है ना? 30, 40, 50, 60, 80 हो जाएगा। जो सिंपल मेथड है ये एफ आई एक्स आई है। तो यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, और इसको क्या करेंगे? 6 गुणा क्या 20 करेंगे। 6 गुणा क्या कितना करेंगे मेरे बच्चा? 20, 11 गुणा क्या 30,
ये एक मेथड तो आपका ये वाला है, एक मेथड तो आपका ये वाला है कि आप इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, 1 इंटू 80, 2 इंटू 70, 14 इंटू 60, 4 इंटू 50, 7 इंटू 40, 11 इंटू 30, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दो, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई कर दो, यहाँ पर इसको जोड़ निकाल दो, और सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई को जितना ये आएगा उससे जो यहाँ पर आएगा उसको इससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। एक तरीका जो है, जो जो जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए हमें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ui निकालना पड़ेगा। ui क्या होगा, xi माइनस ए हमें बीच का पद यहाँ पर माना मैंने a 50 दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर a 50 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, है ना, बीच का पद लिया मैंने a, ये कैलकुलेशन को और छोटा कर देगा। तो a अगर मेरे यहाँ 50 xi आपका, अच्छा मुझे बताओ, यदि मैं 20 में से 50 को घटाऊं और 10 से भाग करूं तो कितना आएगा, जरा बताओ। 20 माइनस 50 अपॉन 10 कितना आ रहा है, -3। हेलो, Yes, sir. Yes, है ना? sir. Yes, sir. और यहाँ पर Yes, sir. फिर इसमें क्या करेंगे, 30 में से 50 को घटाऊंगा और बटे 10 करूंगा तो कितना आएगा, -2. -20 अपॉन 10, -2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से आएगा। अब हमें गुणा करने में आसानी होगी। अब मैं क्या करूंगा, एफ आई इंटू एक्स आई नहीं करूंगा, एफ आई इंटू यू आई करूंगा, एफ आई इंटू क्या करूंगा, यू आई करूंगा। तो एफ आई इंटू यू आई कितना हो जाएगा, 6 गुणा गया -3, 6 18 -18, ठीक है, 11 गुणा गया -2, 11 दूनी 22, 7 गुणा गया -1 -7, 4 इंटू 0 0. 0, 14 इंटू 1 14. 14, 14. 2 इंटू 2 4. 4, और 1 इंटू 3 3. बस इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इनका सम करेंगे तो सम करके बच्चा ये आ रहा है एफ आई यू आई, डी आई नहीं, यू आई आना चाहिए, एफ आई यू आई जो होगा ये -36 होगा, और इसमें एफ आई कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ करके। और इसका जो फॉर्मूला होता है पद विचलन का, जो स्टेप डिवीजन, मैं फिर से कर रहा हूं आपको, आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे ये दोनों को गुणा करना है, 6 दूनी 12, 120, 11 गुणे का 3, 7 गुणे का 40, 4 गुणे का 50, ये भी सिंपल है ना, और ये और सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए फॉर्मूला होगा मेरा बच्चा, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है इसमें a 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना था, -36 था, अपॉन एफ आई कितना था, 35. एफ आई 35 था, एफ आई 35 था, इंटू एच कितना था, 10 था। तो ये आ गया आपका 50 प्लस -36/35 गुणा गया 10, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 39.71 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे 39.71, ठीक है। इसको आप दूसरी मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पेपर था 2024 का पेपर था, ये आज हमने इसको क्या कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया है। 1 से लेकर के 27 क्वेश्चन जो है हमने इसके पूरे कर दिए हैं, पूरे, है ना, ठीक है। हेलो, हाँ, ये आपका हो चुका है। और तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। Thank you, sir. थैंक यू बच्चा। कोई बच्चा पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और आप तैयारी करिए। आप समय नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास मेरे बच्चा समय नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। और खास करके तो आप जरूर पूछें भाई, क्योंकि आप लगातार आप लगे हुए हैं।